घर में कुछ टूटने की आवाज से विशाखा ने किचन से चिल्लाते हुए कहा, अरे क्या तोड़ा तूने? उसने बाहर आकर देखा तो उसकी बेटी से दीवार पर टंगा हुआ आईना गिरकर टूट गया था। वो माँ मच्छरदानी में पैर फंस गया था तो यह हाथ से छूट गया। विशाखा की 10 वर्षीय बेटी माही ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी आईने को दीवार से उतारने की? विशाखा ने फिर चिल्लाते हुए कहा तो सुनकर उसकी सासू माँ से रहा नहीं गया। वे कहने लगी, क्यों डांट रही हो बेचारी माही को? बच्चों से तो गलतियाँ हो ही जाती है। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। हमारे रहते उसे डांटती या मारती हो तो ऐसा लगता है मानो तुम हमें ही थप्पड़ मार रही हो। लो, शुरू हो गई इनकी नसीहतें। इन लोगों ने ही तो दोनों बच्चों का मन बढ़ा कर रख दिया है। बच्चों को सुधारने के लिए कुछ कहो तो थप्पड़ इन्हें लगता है। इनके रहने से नफ़ा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल नुकसान ही नुकसान है। सासू माँ की बात से तिलमिलाई विशाखा ने जाकर अपने पति राजेश से कहा। विशाखा की बात सुनकर उसकी सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेचारी माही सहम कर कभी अपनी माँ का चेहरा निहार रही थी तो कभी अपनी दादी के आंसू पोंछ रही थी। यह तो लगभग नियमित दिनचर्या हो गई थी कि सासू माँ की बात विशाखा बिल्कुल सहन नहीं कर पाती और उसका बड़बड़ाना चालू हो जाता। अब वह सहन करे भी तो कैसे? सुबह से उठकर सबके चाय नाश्ता का इंतजाम करने के बाद उसे अपने दफ्तर भी जाना होता था। विशाखा के पति राजेश ने कई बार अपनी माँ को समझाया भी था कि वो विशाखा को हर बात पर टोका टोकी ना करे, पर वही ढाक के 3 पात। राजेश के पिता ने भी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की थी, पर वे मानती ही नहीं थी। वे हंस कर कहती, घर में रहना है तो मुंह सीलकर कैसे जिए इंसान। इसका नतीजा सामने था। रोज की चिकचिक से बच्चों पर भी बुरा असर हो रहा था। घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता था। उस दिन माही और उसके छोटे भाई राहुल के स्कूल की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था। राहुल का तो अंक तालिका अच्छा था, पर माही का औसत अंक ही मिले थे। यह देखकर राजेश का गुस्सा माही पर फिर से टूट पड़ा। तुम्हारी मम्मी की नाराजगी बेवजह नहीं है। तुम डांट सुनने के लायक काम ही करती हो। क्या बेटा, अब तुम भी शुरू हो गए? क्यों उस बेचारी को डांटते रहते हो? अपनी माँ को बीच में ही राजेश ने टोका। माँ, तुम सचमुच बीच बचाव कर बच्चों को बिगाड़ रही हो। अभी से ही इतने खराब अंक लाएगी तो आगे चलकर इसका क्या होगा? यह परीक्षा आखिरी तो नहीं है ना बेटा? कर लेगी दोबारा। राजेश की माँ सुमित्रा जी ने कहा। अच्छा, तुम खुद तो 5वीं पास हो तो तुम क्या जानो पढ़ाई का महत्व? तुम्हारी इन्हीं फिजूल की बातों से घर में झगड़े होते हैं और बच्चों पर भी उसका बुरा असर पड़ रहा है। हम अपने बच्चों के दुश्मन तो नहीं है ना? ठीक ही कहती है विशाखा। तुम लोगों के यहाँ रहने से हमारा फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा है। माँ की बात सुनकर राजेश ने आपा खो दिया था। तभी राजेश के पिताजी वहाँ आ जाते हैं। वाह बेटे वाह, अब तुम्हें भी हमारे रहने का नफ़ा नुकसान पता चलने लगा है। अब हमारे यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। हम अपने गांव ही चले जाएंगे। तभी राजेश गुस्से में अपने पापा से कहता है, मैं तो आपको ज़्यादा समझदार समझता था, पर आपने तो मुझे निराश ही कर दिया। माँ तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो वह कुछ भी बोल जाती है, पर आप तो पढ़े लिखे इंसान हो। अपनी पत्नी को टोकने के बजाय उसकी तरफदारी करने चले आए हैं, और यह बार बार यहाँ से चले जाने की धमकी किसे देते हैं? जाना है तो जाइए। जब अकेले गांव में आप लोगों को रहना पड़ेगा तो समझ में आएगा कि कहाँ रहने से क्या नफ़ा है और क्या नुकसान। बेटे की बात सुनकर राजेश के पापा हतप्रभ थे। भरे मन से वे वहाँ से उठकर चुपचाप चले गए। सुमित्रा जी, अपना सामान समेट लीजिए, मैं ट्रेन की टिकट निकलवा रहा हूँ। कन्फर्म होते ही हम गांव चले जाएंगे। राजेश के पापा ने उसकी माँ से कहा। शुभ शुभ बोलिए राजेश के पापा। बेटे बहू ने सुन लिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा।
ले देकर यही लोग तो हमारे बुढ़ापे के सहारे हैं। वैसे भी हम इस उम्र में हम गांव में अकेले कैसे रहेंगे? बच्चों के बिना हमसे अकेले रहा भी नहीं जाएगा। मेरे ही बात बात पर मुंह खोलने की आदत से घर में विवाद बढ़ते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी चुप रहने की। आप आखिरी बार मुझ पर भरोसा करके देख लीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। राजेश की माँ सुमित्रा जी ने अपने पति से मनुहार करते हुए कहा, अपने आप को कमज़ोर मत पड़ने दीजिए सुमित्रा जी। हमारे जैसे कितने उम्रदराज लोग हैं जो गांव में अपने बच्चों से दूर रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। हम दोनों मिलकर अपने हौसले के दम पर बुढ़ापे को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। आज ना हमारा बेटा जवान हुआ है, इसके पहले आपका यह बूढ़ा पति ही पूरे घर का भार अपने कंधों पर ढो रहा था। वैसे भी बेटे बहू को भी अपने मन मुताबिक जीने का अवसर मिलना ही चाहिए, तभी तो रिश्ते की खूबसूरती बरकरार रहती है। टिकट कंफर्म होते ही दोनों गांव चले जाते हैं। कुछ दिन बाद राजेश और विशाखा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें पता था कि उनकी बेरुखी के कारण ही बच्चों के दादा दादी गांव चले गए थे, पर उन्हें दोबारा गांव से बुलाने की वे लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वहां पहुंचकर उन लोगों ने नए सिरे से अपनी गृहस्थी फिर से जमाने लगे। राजेश के पापा ने अपनी बंद पड़ी हारमोनियम को झाड़ पोंछ कर निकाला। धीरे धीरे उन्होंने अपने गायन के हुनर के जरिए गांव के कुछ बच्चे बच्चियों को तालीम देना शुरू कर दिया। इस प्रकार उनका मन भी बहलने लगा और 2 पैसों की आमदनी भी होने लगी। सुमित्रा जी को भी गांव की आबो हवा रास आने लगी और बंद पड़ी जिंदगी भी मुस्कुराने लगी। एक सहायिका की मदद से उनकी रसोई भी महकने लगी और उनकी बेटियों का मायका भी आबाद हो गया। दूसरी ओर राजेश और विशाखा को भी दूर रहकर उनकी अहमियत समझ आने लगी। बच्चे भी अपने दादा दादी को बहुत याद किया करते थे। उनके माता पिता को अधिकतर काम में व्यस्त रहते। माही और राहुल पर एकाकीपन हावी होने लगा था। अब माही भी बहुत चिड़चिड़ी और बीमार रहने लगी थी। अक्सर रातों को चौंक कर जाग जाना, किसी भी बात को लेकर घंटों आंसू बहाना आदि लक्षण उसमें दृष्टिगोचर होने लगे थे। एक दिन दोनों बच्चे दादा दादी को बुलाने की जिद पकड़कर बैठ गए। उन्हें ना बुलाने की सूरत में उन्होंने भूख हड़ताल तक की धमकी तक दे डाली। लाचार होकर राजेश ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। उसके हेलो कहते ही कैसे हो बेटे माँ की आवाज़ आई तो राजेश ने बमुश्किल अपनी रुलाई दबाकर कहा, आपके बगैर घर काट खाने को दौड़ता है। बच्चे भी दादा दादी को बुलाने की रट लगा बैठे हैं। आज तो उन लोगों ने खाना ना खाने की हमें धमकी तक दे डाली है। आप आ जाते तो बहुत अच्छा होता। पिताजी से बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा हूँ। माँ कहना अगर हो सके तो वो मुझे माफ़ कर दें। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ माँ, बस आखिरी बार हमें माफ़ कर दो, अब दोबारा गलती नहीं होगी। राजेश ने कातर स्वर में कहा तो सुमित्रा जी का दिल भर आया और आंखें छलक आई थी। आओगी ना माँ? माँ की चुप्पी के कारण राजेश ने पूछा। हाँ बेटा, अपनी रुलाई दबाकर सुमित्रा जी ने कहा। इसके 3 दिन बाद माही के दादा दादी अपने घर में पहुँचे। माही और राहुल भी दौड़कर अपने दादा दादी से लिपट गए थे। बच्चों के प्रति दादा दादी का उमड़ता प्यार देखकर राजेश बोला, माफ़ कीजिएगा माँ पिताजी, मैंने आप दोनों को बहुत भला बुरा कहा था। राजेश और विशाखा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब आप लोग हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। बच्चे ने भी
सुबकते हुए कहा। राजेश के माँ पापा भी भाव विभोर हो गए थे। दादा दादी का स्नेह स्पर्श पाकर बच्चों के चेहरे की खोई हुई रौनक लौट आई थी। माही और राहुल को खिलखिलाते देख राजेश और विशाखा भी फूट फूट कर रो पड़े थे। हमारी गलती पर हमें मन भर डांट लीजिए, पर अपनी छाया से हमें कभी महरूम मत कीजिए। पर बेटे, हमें जाना ही होगा। फिर से आने के लिए, दिलों में प्यार आबाद रहने के लिए रिश्तों में कुछ दूरियां भी बहुत ज़रूरी है। बेटा, रिश्ते नफ़े के नुकसान का सौदा नहीं देखते। ये तो बस प्यार बनकर हमारे दिलों में आबाद रहते हैं। राजेश के पापा की बातों में प्यार और समर्पण का नूर छलक रहा था। सच दोस्तों, परस्पर प्रेम, एक दूसरे का मान सम्मान और समर्पण से ही हमारा परिवार बनता है। पानी सिर से गुजर जाए इसके पहले हमें खुद ही संभल जाना चाहिए। माता पिता को भी बात बात पर अपने बेटे बहू को नहीं टोकना चाहिए। इससे आपसी विवाद तो बढ़ता ही है, साथ ही बच्चों में इसका नाजायज फ़ायदा उठाने लगते हैं। बेटे बहू को भी बात बात पर आपा खोकर माँ बाप का अनादर करने से बेहतर है उन्हें प्रेम पूर्वक हर बिंदु से अवगत कराना। रिश्तों नफ़े नुकसान की बातें होने लगे, उससे बेहतर है रिश्तों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। कई बार हमारे तन की दूरियां मन को करीब ले आती हैं। पाठकों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवगत जरूर कराइएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।